हेलो फ्रेंड्स। आज से हम डी ट्रिपल एस बी की एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज शुरू शुरू करेंगे, जो कि आज पहली सीरीज है। और इसमें मेनली हम पार्ट बी, जो कि पीआरटी का होता है और 100 नंबर का आता है, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज कुछ हम 30 क्वेश्चंस लगाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी और हम वहाँ एक्सप्लेनेशन भी मैं देने की कोशिश करूंगी, और सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। और इससे काफी हद तक हमें एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और क्या सीटेट से कितना लिंक है ये। हमें काफी हद तक आइडिया मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ 30 क्वेश्चंस हम आज लगाएंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन देयर इज अ ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। हिंदी में भी होगा क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है। आप लोगों ने जैसे कहा था कि बाइलिंगुअल मैम करिए, तो फिर दोनों ही रखा है मैंने, तो इससे एक समझने में भी आसानी रहेगी। हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा होता है जो जब परिपक्वता परिपक्वता यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हैं। ये रहा परिपक्वता। परिपक्वता एक हिंदी वर्ड है, तो ये यहाँ इंग्लिश में जैसे आप इसे कहते हैं मेच्योरिटी लेवल। तो मेच्योरिटी आप ऑब्वियसली जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया में आ जाएगी, जो कि एक मेंटल होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि परिपक्वता व अनुभव के कारण मनुष्य में जो एक प्रगति होती है, जो जब ग्रोथ होती है, देयर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है इंसान की, वो फिजिकली होती है, और जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो पूरी तरीके से मेंटल होते हैं, वो चलते रहते हैं, मीन्स जीवन पर्यंत चलते हैं। वृद्धि एक टाइम के बाद आके रुक जाती है। तो यहाँ पे परिपक्वता है और अनुभव आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेंटल एबिलिटी से ज्यादा रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे ये किसी भी इंसान की ऊंचाई की वृद्धि होना, बिल्कुल इसको लिंक नहीं कर सकते आप। अकेले बाहर उसका वेट होना, ये भी आप लिंक नहीं कर सकते। भावनात्मक यानी इमोशनल चीजें होना, ये भी नहीं। यहाँ पे पूरी चीजें हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि परिपक्वता और अनुभव। इंग्लिश में देखेंगे तो मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बन जाता है डेवलपमेंट, दैट इज विकास। बढ़ेंगे आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ग्रोथ इन अ चाइल्ड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है। बच्चे की वृद्धि, जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया था, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वृद्धि एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास दोनों में डिफरेंस है। वृद्धि आप हमेशा जब भी आप ये वर्ड देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि वृद्धि हमेशा फिजिकल चीज से रिलेटेड होगी, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होगी, वहां से वृद्धि होगी। और विकास जो होगा वो हमेशा मेंटल होता है, वो दिमागी तौर पे जो है मीन्स उसकी वृद्धि, डेवलपमेंट कहते हैं हम उसे, जो दिमाग से बढ़ता है। यहाँ पे वृद्धि बच्चे की पूछी गई है, यानी कि बच्चे की फिजिकल चीज के बारे में पूछा गया है। तो एक बच्चे की जो वृद्धि है निम्नलिखित में से किससे संदर्भित होगी। क्या वो गुणात्मक परिवर्तन से होगी, एक साथ एकात्मकता प्राप्त करने में होगी, शारीरिक परिवर्तन में होगी, या फिर पर्याप्त पोषण लेने में होगी। यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। अटेंडिंग वननेस विद वन सेल्फ, ये भी नहीं आएगा। उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, मीन्स बच्चे के अंदर जो उसकी शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो वृद्धि जो है वो फिजिकली रिलेट करती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। The direction of development in a child from center to periphery is called। एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दशा कहलाती है। यहाँ पे मैं चारों को आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखेंगे सिफेलोकॉर्डन। ये वाली जो डेवलपमेंट होती है बच्चे में, जो भी जितनी भी मीन्स डेवलपमेंट होंगे, वो कभी जो है हेड टू टेल की तरफ होते हैं, कभी टेल से हेड की तरफ होते हैं, कभी सेंटर से साइड की तरफ होते हैं, और कभी साइड से सेंटर की तरफ होते हैं। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी घुमा घुमा के, यानी कि इस मान लीजिए इस वाले पेपर में आपसे ये सेंटर का पूछा गया है, तो नेक्स्ट पेपर में मे बी आपसे जो है अपोजिट इसका पूछ ले, इन्हीं चार ऑप्शंस में से। तो चारों ही जानने हमें जरूरी है। तो सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें बच्चा जो है वो हेड टू टेल हेड टू टेल की तरफ चलता है, उसका डेवलपमेंट जो होता है। ठीक है। कोडोसेफलिक में क्या होता है, टेल से हेड की तरफ चलता है, टेल टू हेड की तरफ चलेगा।
ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो केंद्र से चारों यानी कि बीच से शुरू होगा, यानी कि बच्चे की पहले मींस उसकी हार्ट डेवलप होगी, उसके फिर लंग्स डेवलप होंगे। तो ये सारी चीजें जो सेंटर से, बॉडी के सेंटर से डेवलप हो रही। सो ये यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा समीप से दूर की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश में देख लेते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इसे कहेंगे हम। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो दूर से समीप की हो, यानी कि साइड से। पहले बच्चे की अगर बाह डेवलप कर रही है, उसके बाद उसके अंदर ही जो जो मीन्स लंग्स है या हार्ट है, ये सब डेवलप हो रहा है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा वो डिस्टोप्रॉक्सिमल की कैटेगरी में आप इंग्लिश में रखेंगे, और यहाँ पे दूर से समीप की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है केंद्र से चारों तरफ, मीन्स सेंटर से डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। पहले उसके लंग्स वगैरह ये सब डेवलप होंगे, और बाद में जाके फिर उसके शोल्डर्स और उसकी एल्बोज और उसके आर्म्स डेवलप होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक में वृद्धि और विकास की दर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज करेक्ट? कौन सा इनमें से सही है? यानी कि तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत होंगे और एक जो होगा वो सही होगा। सो वृद्धि और विकास, फिर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है इससे, क्योंकि ये एक बेसिक्स भी है, और जो है अगर ये नहीं समझ में आता तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं। सो फिर से मैं रिपीट करूंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देयर इज डिफरेंस। ग्रोथ जो होगा वो आप हमेशा उसको शारीरिक मीन्स फिजिकली रिलेट करेंगे, और डेवलपमेंट जो होगा वो हमेशा मेंटल तरीके से मीन्स उसको आप रिलेट करेंगे। सो यहाँ पे है वृद्धि और विकास की दर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सॉरी, विच इज इन चाइल्ड इज करेक्ट, सॉरी, तीन गलत है एक सही है, तो हमें सही वाला ढूंढना है। ये दोनों एक रूप हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, दोनों एक बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, या फिर किशोरावस्था में विकास रुक जाता है, विकास नहीं रुकता है, विकास जो कि डेवलपमेंट है पूरी जीवन पर्यंत चलता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है आपका। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो वही मैं ऐसे कर रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों एक रूप नहीं है, या वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं। वृद्धावस्था मीन्स ओल्ड एज में आके तो हमारी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हमारी एडोलेंसेंस में आके एक एज के बाद रुक जाती है, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से यहाँ गलत हो जाता है। तो एक ऑप्शन बचता है, ये दोनों एक रूप नहीं है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट एक्चुअली। क्यों एक रूप नहीं है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों अलग है। वृद्धि जहाँ पे वो शारीरिक तौर से रिलेट करती है, वहीं पे विकास जो है वो मेंटल एबिलिटी से रिलेट करता है। सो आगे बढ़ेंगे। एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में कौन सी वस्तुएं पहले देखता है? अ चाइल्ड इज इन इनिशियल स्टेज, जब वो अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, इट मीन्स जब वो हाँ, 1 साल से 2 साल के बीच में जब वो थोड़ा-सा डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा होता है, 3-4 साल में, जैसे-जैसे 2 साल के बाद से जब वो बढ़ने लगता है और चीज़ों को, जो भी उसके आस-पास की रियल लाइफ चीज़ें हैं, उसको थोड़ा-सा देखने लगता है, समझने लगता है, उसमें थोड़ी-सी समझ आ जाती है, तो सबसे पहले जो होता है वो उसे स्मॉल चीज़ों के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, या फिर जो भी कुछ उसे दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ विज़िबल, या फिर लार्ज, या फिर नॉन ऑफ द अबव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ बच्चा ब्लाइंड नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव तो यहाँ होगा ही नहीं बिल्कुल। और एवरीथिंग दैट इज़ विज़िबल, सो ऐसा नहीं है बच्चा कभी अगर हम उसे आवाज दे रहे हैं किसी चीज की, या फिर उसको खिलौना भी दिखा रहे हैं तो आवाज आ रही है, तो ऐसा नहीं, विजिबल वाली चीजें ही, जब भी वो सुनेगा कुछ तब भी उसकी उस पे एक्ट करेगा कुछ। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बचता है स्मॉल एंड लार्ज। अब स्मॉल चीजों पे ऑब्वियसली हमारी नजर भी मीन्स कम जाती है, हम चाहे कितने भी अडल्ट हों, और अगर कोई बड़ी चीज हमारे सामने रखी होती है तो हम, हमारी नजर जल्दी जाती है। तो ऐसे ही बच्चे में भी लार्ज चीज, जो बड़ी चीज जो होगी वो उसका फोकस उसकी तरफ पहले सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है होगा लार्ज, यानी कि सी ऑप्शन। बड़ी चीजों को बच्चा पहले ऑब्जर्व करेगा। आगे बढ़ेंगे। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर्स, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। तो जो बच्चे में जब भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है उस वक्त जितने भी जीन्स और क्रोमोसोम्स ट्रांसफर्स होते हैं, किस वजह से होते हैं? न्यूट्रिशनल की वजह, यानी कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो जो न्यूट्रिशन लेती है उसकी वजह से होते हैं, सामाजिक यानी कि सोसाइटी की वजह से होते हैं, या फिर
नैतिक या फिर आनुवांशिक वजह से होते हैं, किन वजह से होते हैं? ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे मीन्स पिता से बच्चे में गुण जाते हैं, माता से के कुछ गुण बच्चे में आ जाते हैं। चाहे वो आंखों का रंग हो, चाहे वो फिर बालों का रंग हो, तो या फिर कोई आदत हो, तो ये सारी चीजें आनुवांशिक तौर पे होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी गलत होगा, कहना सामाजिक तौर पे नहीं होता है तब, क्योंकि तब तक तो बच्चा गर्भ में ही है। नैतिक स्थितियां, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ये ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है वो जब बच्चा बाहर आ जाता है, मीन जब उसका जन्म हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि होता है। और ये सारी चीजें सिर्फ बचता है आनुवांशिक, यानी कि हेरिडेटरी चीजें जो हैं, जीन्स और गुणसूत्र, ये माता से गर्भ में जो है बच्चे को मिलती हैं। सो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट होता है आनुवांशिक, यानी कि हेरिडेटरी। सो दीज जीन्स और क्रोमोसोम्स जो चीजें हैं, ये कैसी चीजें हैं? ये हेरिडेटरी चीजें हैं। इनका पोषक तत्व या फिर सामाजिक नैतिक इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? विच ऑफ दीज इज एन एक्सटर्नल फैक्टर? एक्सटर्नल मीन्स बाहरी कारक कौन सा हो सकता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी बच्चे के मीन्स इन्फ्लुएंस उसको प्रभावित करता है? शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या फिर अनुवांशिक कारक? बच्चे की वृद्धि और विकास में कौन प्रभावित कर? उसकी बुद्धिमत्ता, बच्चा तो अभी ग्रो कर रहा है, तो बुद्धिमत्ता कहना ठीक नहीं होगा। जैविक कारक, बायोलॉजिकल, यानी कि जो हमने अभी प्रीवियस वाले में किए, तो ये भी एक तरह से ये बच्चे की जो हैबिट्स होती हैं, जो बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल और हेरिडेटरी से रिलेटेड हो सकती हैं। ये भी नहीं होगा। शारीरिक पर्यावरण, ये वाला जो आंसर है ये एकदम सही है। इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है? बाहरी कारक, शारीरिक पर्यावरण, बच्चे के आसपास का पर्यावरण कैसा है, उससे भी उसकी वृद्धि और विकास पे प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियसली जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसी संगति में बच्चा रहेगा, जैसी चीजों को देखेगा, जैसी आदतों को अपनाएगा, वही उस पे फर्क पड़ेगा और उतनी जल्दी उसकी वृद्धि और विकास होगा। बच्चा कैसे खाना खा रहा है, कैसे जो है मीन्स नैतिक चीजें सीख रहा है। शारीरिक पर्यावरण जो है ये वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करेगा। आगे बढ़ेंगे। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक कैसा कारक है? द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मीन्स माता गर्भवती स्त्री गर्भ स्थिति में, गर्भधारण की स्थिति में है, उस टाइम पे जो है वृद्धि और विकास में जो बालक का जो एक कारक है, कौन सा कारक प्रभाव डालेगा उसके ऊपर? इंटरनल, एक्सटर्नल या इमटेरियल, या फिर ये इररिलेवेंट बात है? ये ऐसी कोई, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ये इररिलेवेंट या इमटेरियल बात हो। तो ये दोनों ऑप्शन मीन्स पहले ही कट जाते हैं, बचते हैं दो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। अब देखिए ऐसा आपने सुना भी होगा, ये बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान मीन्स सलाह दी जाती है मीन्स वुमेन्स को कि जो है आप अपना मूड अच्छा रखिए, आप खुश रहिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि बच्चा अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट, उसका जो वृद्धि हो रही है, उसको वो अभी स्टेज उसकी चल रही होती है, तो पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं कह सकते आप उसको। तो ये प्रोसेस चल रही होती है। तो बाहरी कारक जितने भी होते हैं यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं बच्चे की वृद्धि और विकास में। जो कि बच्चा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बच्चा तो गर्भ के अंदर है, तो बहुत से लोगों को आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आंतरिक कारण हो सकता है, लेकिन ये आंतरिक नहीं होगा, ये बाहरी होगा। क्योंकि जो भी जो है वो गर्भवती स्त्री जो भी खा रही है, उसका उसका जो है उसका मूड कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बाहरी तौर पे हो रही हैं, एक्सटर्नल हो रही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो बाय होगा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की वृद्धि और विकास में प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बालकाल की श्रेणी में आते हैं? विच ऑफ दीज एजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लेटर चाइल्डहुड? यहाँ पे भी मीन्स चारों को ही समझना जरूरी है, बिकॉज किसी भी इससे भी पूछ लेते हैं, और वृद्धि और विकास में ये बहुत ही कॉमन मीन्स टॉपिक है। सीटेट का भी एक कॉमन टॉपिक है। 2 से 6 साल की एज, या फिर 2 से 6 साल की एज होती है, ये प्री स्कूल की एज होती है। प्री स्कूल यानी बच्चा अब स्कूल जाने की तैयारी में है, जिसमें प्ले ग्रुप में पहले जाता है बच्चा, फिर थोड़ा नर्सरी या केजी में ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। अब यहाँ पे पूछा गया है हमसे लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की स्थिति जो होती है वो होती है 6 to 12 एज में। ये वाली जो एज होती है बच्चे की, ये लेटर चाइल्डहुड होता है। यानी कि यहाँ से बचपन आप कह सकते हैं खेलने कूदने का, जिसमें एक स्मार्टनेस वाली, स्मार्ट लगता है बच्चा देखने में काफी, और जो है
हाँ, खेलना कूदना, कपड़े गंदे करना, ये सारी चीजें हाँ हैबिट उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये वाली जो मीन्स इसमें करेक्ट आंसर तो बी होगा, लेकिन हम चारों ही ऑप्शन को समझेंगे तो यहाँ पे 2 से 6 साल की एज, और ये 1 से 6 साल की, ए और सी को आप कह सकते हैं ये प्री स्कूल स्टेज होती है। और 12 से 12 के बाद जो है फिर ये एडोलेसेंस की तरफ बढ़ जाता है, यानी किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं। एडोलेंसेस की तरफ ये सब बढ़ जाता है। तो ये किशोरावस्था आ गई, ये प्री स्कूल मीन्स स्टेज हो गई, और 6 से 12 वाली लेटर चाइल्डहुड की स्टेज हो गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? एट विच मंथ कैन अ चाइल्ड जंप इन प्लेस एंड बैलेंस? मीन्स 12 महीने में, या 12 महीने का बच्चा यानी कि 1 ईयर, 6 मंथ्स यानी कि हाफ ऑफ द मंथ, 24 मंथ्स यानी कि बच्चा पूरी तरीके से 2 साल का हो चुका है, 18 मंथ यानी कि 1.5 साल का बच्चा है। सो अब इसमें जो है 6 महीने में तो बिल्कुल भी बच्चा जंप नहीं करेगा, ये ऑप्शन में यहीं कट जाता है। अब आता है इससे जो ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो 1 साल। 1 साल के लगभग लगभग बच्चा थोड़ा थोड़ा पैर रखना सीखता है और थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से जंप करने लगेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब बचता है वो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा 1.5 साल की एज में, तो 1.5 साल की एज में वो जंप तो भले कर लेगा, लेकिन उसको जंप करते करते वो कहीं ना कहीं वो सहारा नहीं मिलेगा अगर, तो वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो बैलेंस भी करना जानता हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 24 मंथ्स। यहाँ पे यानी कि बच्चा पूरी तरीके से उसके जो इसके जो लेग्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और बच्चा 2 साल का हो चुका है। अब वो जंप करने के साथ साथ खुद जंप भी कर सकता है और अपने को बैलेंस भी कर सकता है थोड़ा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि 24 माह। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मंथ्स में दे देते हैं ऑप्शन, लेकिन आपको उस टाइम पे यहाँ पे इयर्स में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अब तो हमारा एनसीएफ भी कहता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो भी स्टडी हमें करानी है वो एक्टिविटी बेस्ड ही होनी चाहिए। तो ये यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गतिविधि आधारित अध्ययन का लाभ मिल रहा है? देखते हैं। मीन्स एक्टिविटी अगर हम कराएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर कहें तो ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। सो यहाँ बहुत सी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग करने का अवसर मिलता है, और फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीचर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, जहाँ पर भी टीचर्स का चूंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है इस समय, तो टीचर्स के पर्सपेक्टिव को हम नहीं ऊपर रख सकते। तो जहां पर भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे कि टीचर को सेंटर माना जा रहा है या फिर टीचर को बेनिफिट हो रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी, चाइल्ड अगर सेंटर एजुकेशन है तो हमेशा बच्चे को चाइल्ड को सेंटर में मान के आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। मिनिमाइजेस क्रिएटिविटी, नहीं ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी एक्टिविटी जब हम जितनी ज्यादा कराएंगे तो क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ना कि वो मिनिमाइज होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रिवेंट्स कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो भी जो एक एक्सप्लोरर है वो कम होगा, ऐसा भी नहीं है, ये नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बचता है? प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी। और ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। साइकोलॉजी के जितने भी आप पेपर देखेंगे, चाहे वो सीटेट का हो या फिर आप डी ट्रिपल एस बी का ही देंगे, तो ये एक टैग वर्ड भी है साथ में कि अपॉर्चुनिटी जो है, ये अवसर जो वर्ड है हिंदी में या इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी, ये काफी एक अच्छा वर्ड है। जहां पे भी अगर आपको ये ऑप्शन में दिखता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक बार कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल सेंसेस का यूज करेगा बच्चा, और साथ में अपॉर्चुनिटी उसको बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगर हम कराएंगे तो बच्चा जो है उसमें अपने हाथों का भी यूज कर रहा है, आंखों का भी यूज कर रहा है। अगर कुछ और कुछ ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें वो सुन के कुछ कर रहा है तो उसके कानों का भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सो दिस आंसर इज करेक्ट, आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के बीच किस बात पर जोर देती है? कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फसाइजेज ऑन एमंग द पार्टिसिपेंट्स, यानी बच्चे हैं, ग्रुप में हैं, वो जो है आपस में ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं अगर, तो ये किस बात को एम्फसाइज करेगा? रटने द्वारा अध्ययन, ये तो, और ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। जहां भी आप ये रटने वर्ड देखेंगे आप इसे काट देंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 में भी ये बात कही गई है कि रटन प्रणाली को हमें खत्म करना है। तो ये वर्ड जहां भी आपको ऑप्शन में दिखे आप तुरंत इसे काट दें, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिक उत्कृष्टता, यानी कि इंडिविजुअल एक्सीलेंस। व्यक्तित्व में इंडिविजुअल का मतलब सिंगल चाइल्ड आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सहकारी अध्ययन, यानी कि बच्चे जो है वो ग्रुप
में लर्निंग कर रहे हैं तो ग्रुप की बात आ गई, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑलरेडी नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, उत्तरदायित्व ही नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब सी ऑप्शन बचता है अंतर्निर्भरता, यानी कि इंटरडिपेंडेंस, यानी एक जब ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है तो एक बच्चा दूसरे पे डिपेंड है कि वो क्या बोल रहा है, फिर मैं उस पर कुछ अपना व्यूज दूंगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बजाय इंटरडिपेंडेंस की भावना जो है वो थोड़ा सा उस पे जोर दिया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंटरडिपेंडेंस। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ दीज इज अ ट्रू? देयर आर फोर स्टेटमेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, तीन गलत हैं। चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपेंट, ये पैसिव, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, जहां पर भी आप देखें हमेशा इसे काट दें। हमेशा जो चिल्ड्रन, बच्चे जब भी होंगे, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, वो हमेशा एक्टिव रिस्पेंस होगा। ये पैसिव हमेशा आप काट देंगे, ये गलत होगा। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू क्लासरूम टीचिंग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जहां पर भी लिमिटेशन आपको दिख जाए किसी ऑप्शन में कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम तक ही सीख सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन आ गई, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। लर्निंग एमंग चिल्ड्रन इज नेवर लॉन्ग लास्टिंग, बच्चों में अध्ययन कभी भी अंतिम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नेवर वाली बात जो है, नहीं, नेवर, या फिर पैसिव चीजें हैं, या फिर बच्चा एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो इस तरह की चीजें जहां भी ऑप्शन में दिखे आप तुरंत काट दें, ये गलत होगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो बचता है, बच्चे सक्रिय। अब यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको पहले ऑप्शन में बताया पैसिव जो होगा वो गलत होगा। बच्चे हमेशा क्या होंगे, एक्टिव लर्नर। बच्चा कैसा भी हो, स्पेशल चाइल्ड हो या फिर नॉर्मल चाइल्ड हो, कैसा भी बच्चा हो, बच्चे हमेशा एक एक्टिव लर्नर होते हैं। और एक्टिव वर्ड जहां पे भी देखेंगे आप, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सक्रिय हिंदी में मैं यहाँ सर्किल कर देती हूँ, ये हमेशा आप इसको आंख मूंद के लगाएंगे और टिक कर देंगे, हमेशा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अनुभव बढ़ाने में प्रयुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति तकनीक नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट क्रिएटिव एक्सप्रेशन टेक्निक यूज्ड इन इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि रचनात्मक कार्य हो रहा है, मीन्स क्रिएटिव चीजें हो रही, तो इसमें से कौन सी वो चीज नहीं होगी? तो रटना यहाँ साफ दिख रहा है, रटना जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको तुरंत काट दें। और यही फिलहाल हमसे पूछा भी गया है, क्योंकि म्यूजिक जब बच्चा सीखेगा, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है या फिर पपेट्री शो कर रहा है, तो इसमें सब में उसकी जो है एक रचनात्मक टेक्निक दिख रही है, क्रिएटिविटी बच्चे की निकल के आ रही है। लेकिन रटने की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, रोट लर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पे यही नहीं वाला ही फिलहाल पूछा गया है, तो ये नहीं वाला क्वेश्चन आप जब भी देखें इसे तुरंत अंडरलाइन कर दें क्वेश्चन में, क्योंकि हम फ्लो में पढ़ लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी नहीं वाला पूछा जाए या फिर सिवाय, अलावा, ये वाले क्वेश्चन जब भी आए, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए और कि हमें ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो बाकी तीन तो सही है, लेकिन ये रोट लर्निंग नहीं होगा, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाता है, बी। आगे बढ़ेंगे। अ, एक अध्यापक जो अन्य तरीकों के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्तियों का एक सही मिश्रण प्रयोग करता है, वह बालकों को कैसी सोच रखने को लिए प्रोत्साहित करेगा? रचनात्मक अभिव्यक्ति वाले मीन्स अध्यापक कैसे करेगा, कौन से बच्चों को किस सोच के लिए वो उन्हें मीन्स प्रेरणा देगा कि आप ऐसी सोच रखो? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मिनिमल या फिर शॉर्ट टर्म? सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे अपसारी। अब अभिसारी और अपसारी चिंतन में से काफी जो है क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो अभिसारी जो है ये हमारा कन्वर्जेंट, यानी इंग्लिश में कन्वर्जेंट। तो ये जो होता है अभिसारी जो होता है, ये प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं, यानी गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो डाइवर्जेंट अपसारी मीन्स थिंकिंग होती है, ये हमारी सकारात्मक बच्चों में ज्यादा, सॉरी, सृजनात्मक बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो है भले ही मीन्स उनकी जो आईक्यू लेवल है वो प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड से थोड़ी सी कम हो, लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। सो क्रिएटिविटी ज्यादा होने का मतलब हम एक ही चीज को कई तरीके से, मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। तो हमेशा टीचर जो होता है वो हमें हमेशा जो है बच्चों को किस, कौन सी सोच रखने के लिए हमें हमें प्रोत्साहित करना है कि बच्चे हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के बने, ना कि अभिसारी चिंतन। क्योंकि अभिसारी में क्या होता है कि जो है एक लिमिटेशन आ जाती है कि हाँ, सारा काम बच्चा अपना अच्छे से कर रहा है, टाइम पे कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो क्रिएटिवली तरीके से सोच नहीं पा रहा है, वो चीजों को सिर्फ एक ही तरीके से कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रोत्साहित कैसे करेंगे हम अपसारी चिंतन के लिए? तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? Which of these provide learning opportunity to students in developing analytical and communication skill? Communication skill इसमें से किसमें सबसे ज्यादा होगी?
मीन्स बातचीत, जो बच्चा अपने थॉट्स को दूसरे तक डिलीवर करेगा, तो ये सबसे ज्यादा किस कौन सी एक्टिविटी में आएगा? डायडेटिक लेक्चर, लेक्चर में तो नहीं आएगा, बच्चा बोल रहा है सामने वाले सुन रहे हैं, तो इस पे इतना ज्यादा नहीं होगा। और व्याख्यान भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, रटना एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं। विरल मूल्यांकन, असेसमेंट करने का मतलब जो है क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, बच्चे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जितना ज्यादा बच्चे करेंगे तो आपस में एक दूसरे के थॉट्स को जानेंगे और उनके थॉट्स को सोच करके अपना थॉट्स भी, अपना व्यू भी रखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए, ग्रुप डिस्कशन इज करेक्ट आंसर टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधि? वास्तविक जीवन, देखिए हमारा ये एनसीएफ, फिर से मैं दूं, एनसीएफ में 5 पॉइंट है जिसपे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के, तो ये एक रटना नहीं है जैसे कि, और चीजों को वास्तविक रियल लाइफ से जोड़ना है हमें, तो वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी गतिविधि ऐसी है, कौन सी एक्टिविटी इन 4 ऑप्शंस में ऐसी है जो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ेगी? प्ले टाइम, होमवर्क, असेसमेंट या फिर प्रोजेक्ट? देखिए प्ले टाइम है तो वो अपना थोड़ी देर के लिए खोल लिया, या फिर उसमें कोई भी गेम्स हो गया, ये होमवर्क में नहीं आएगा। होमवर्क में बच्चा ने आपने जो दिया या असेसमेंट में जो भी दिया वो कर रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। बचता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जनरली हम ईवीएस या साइंस में देते हैं या एसएसटी में भी दे देते हैं समटाइम्स। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में जब एक बच्चा एक किसी चीज में लगा हुआ है उसको सोच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज्यादा वो प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा वो रियल लाइफ में, चाहे वो इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट वर्क हो या फिर जैसा भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट परियोजना विधि जो होगी वो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ने में ज्यादा हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ेंगे, छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देते हैं? छोटी समूह, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या होगा? मीन्स सक्रिय, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। एक्टिव इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड, तो ये हमेशा सही होगा। इंटरेक्ट करेंगे बच्चे एक दूसरे से, आपस में बातचीत करेंगे, तो ये भी होगा। पीर बेस्ड कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे साथ में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी हैं? मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर भी आ जाता है, चित्र प्रदर्शनी, तीनों ही आ जाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, तीनों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? विच ऑफ दीज इज अ मेरिट ऑफ द टीचिंग लर्निंग मेथड नोन एज प्रोजेक्ट मेथड? अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, प्रोजेक्ट मेथड का क्या मीन्स, प्रोजेक्ट मेथड की क्या विशेषता है, किस चीज में हमें हेल्प करती है, क्या चीज डेवलप करने में? तो डिस्करेजेस, डिस्करेज एक निगेटिव टैग वर्ड है, जब भी आप देखें तुरंत काट दें कि तो ये हतोत्साहित नहीं, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन तुरंत गलत हो जाता है। द एम्फेसिस इज ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट टू अचीवमेंट, सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं, प्रोजेक्ट वर्क में हम एक से ज्यादा बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में, सो इंडिविजुअल वाला ये भी नहीं होगा। इट हेल्प्स टू द इट हेल्प्स टू डेवलप द डिस्कवरी एटीट्यूड, यस, प्रोजेक्ट वर्क में जितना बच्चे इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा वो एक नई खोज को करने में सक्षम होंगे, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होता है। पहला भी देख लेते हैं, द एक्सपीरियंस आर हाइपोथेटिकल एंड हेंस इज एन इफेक्टिव शॉर्ट टर्म लर्निंग मेथड, शॉर्ट टर्म लर्निंग मेथड नहीं है ये, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड कह सकते हैं आप इसे, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, कि प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व होकर बच्चे ग्रुप में या इंडिविजुअली आपस में कुछ डिस्कवरी करते हैं जिससे वो उनका डेवलपमेंट और होता है। आगे बढ़ेंगे, समाज डैश शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए कैसी विद्यालय स्थापित करता है? यानी एक यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जो स्कूल है वो एक कैसा, मतलब क्या है, कैसी संस्था है? इनफॉर्मल, यूनिवर्सल, नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल? तो यूनिवर्सल तो सार्वभौमिक हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारी जो ये क्या कहते हैं, इनफॉर्मल चीजें होती है, हमारा घर परिवार होता है जहाँ पे हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा स्कूल। तो नॉन फॉर्मल में जैसे जो भी मीन्स ओपन यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तो ये होती हैं, तो यहाँ पे स्कूल लेवल पे पूछा गया है, तो ये भी नहीं होगा। सो फॉर्मल यहाँ पे औपचारिक होता है। फॉर्मल में क्या है, यहाँ पे हम जाते हैं, सीखते हैं, हमने क्लास कंप्लीट की, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, मार्कशीट मिलती है, तो यह स्कूल एक कैसी सोसाइटी है, एक फॉर्मल सोसाइटी आप कहेंगे इसे। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देती हूँ मैं, हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहला रूप किस नाम से जाना जाता था?
पहले जमाने में आप रामायण भी देखते होंगे आप न्यूज़पेपर में, कि प्रैक्टिकल बात है तो थोड़ी, कि जो है एक कैसा भगवान श्री राम भी जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो यहाँ इतना तो ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो गुरुकुल आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फिर से वही बात आ गई, तीन आपको रॉन्ग है और एक जो है वो सही है। कौन सा सही है वो आपको छांटना है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है, यही देखिए, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अभी हमने इसके दो ये देखिए, पहले ही हमने अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि स्कूल एक कैसी संस्था है, एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल संस्था है। तो शिक्षा प्राप्त तो हो जाती है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बंद सिरे वाली शिक्षा है, बिल्कुल नहीं। निर्धारित सीमाएं हैं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षा समाप्त हो जाती है जब विद्यार्थी छोड़कर चला जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि विद्यालय एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल शिक्षा का एक भाग है। आगे बढ़ेंगे। द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया? सो यहाँ पे जो ये बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, ये इन्होंने सर जॉन एडम ने दिया है। इसमें एक्चुअली द्विध्रुव में थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है द्विध्रुव में क्या है, बाई मीन्स दो लोग हैं, एक तरफ तो टीचर है और दूसरी तरफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स कोई भी जो है, कहाँ, एक मिनट, हाँ आ गया। तो यहाँ पे जो है दो है, टीचर है, स्टूडेंट है, यानी कि यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, एजुकेशनल करिकुलम वगैरह नहीं है। और इसके बाद थोड़े से जब एजुकेशनल हमारी इसमें इम्प्रूवमेंट हुए, तब जाके जो है ये त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया भी चली फिर, जिसको जिसको प्रतिपादन ये सर जॉन डीवी से जब भी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे द्विध्रुवी पूछा गया है, जो कि जॉन एडम ने दिया है। और त्रिध्रुवी जब भी पूछता है, ये इन्होंने ट्राइपोलर में दिया है। ट्राइपोलर में क्या है, यहाँ पे टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, और उसके बीच में क्या होगा, बीच में जो है करिकुलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिध्रुवीय हो जाएगा। तो जब भी द्विध्रुवीय वाले में पूछे, यानी कि बाइपोलर जब भी पूछे, तो ये जॉन एडम ने दिया है, जिसमें दो दो आएंगे, टीचर प्लस स्टूडेंट। ठीक है, त्रिध्रुवीय वाले में क्या है, इसकी जो मीन्स विचार है, ये सर जॉन डीवी ने दिया है, और इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में करिकुलम भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के, मुक्त विश्वविद्यालय, ये अभी हमने देखिए सेम चीज है थोड़ी बहुत, वही ऑप्शन आप प्रिपेयर करते जाइए, बस सब कुछ आता जाएगा धीरे धीरे करके। अभी देखिए, आप इसको वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में इसको डिस्क्राइब किया था आपको। औपचारिक यानी कि फॉर्मल स्कूल्स वगैरह आ गए, गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल, जो कि ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कि रेगुलर नहीं, कुछ मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स कराती हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया, ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये कैसा रूप है, तो ये एक गैर औपचारिक रूप है। यहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। औपचारिक में आपके स्कूल से आ जाते हैं, अनौपचारिक में आपका ये मीन्स फैमिली हो गया, आपका घर परिवार, ये सब चीजें आ जाती हैं। और ये ऑप्शन तो है ही नहीं। और गैर औपचारिक में जो है हमेशा मुक्त विश्वविद्यालय वगैरह आएंगे, जैसे इग्नू हो गया। ठीक है, और जो है राजर्षि टंडन हो गया, तो ये सारी चीजें जो है मुक्त विश्वविद्यालय में आ जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अनौपचारिक शिक्षा संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? अब देखिए, अभी हमने पढ़ा वो अनौपचारिक शिक्षा जो है, अब वहां पे इसमें कौन सी बात सही है? अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि हम स्कूल में नहीं, किसी ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि घर वगैरह में लेते हैं। तो ये कौन सा कथन इसमें सही है? ये एक निश्चित लक्ष्य है, इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, संस्था हो ही नहीं सकती क्योंकि ये घर में हो रहा है। एक शिक्षण, इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है, जी नहीं। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा अपने बच्चे को जो भी सिखाते हैं एक विधि के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्लेवे मेथड कैसा भी यूज कर लेते हैं मेथड। सो यह एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, कि ये एक अनकॉन्शियस लर्निंग है। यानी कि मान लीजिए इसमें बताते बताते माँ को गुस्सा भी आ जाता है कभी, तो एक कॉन्शियस लर्निंग आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, जो कि घर में हो रही है ये इनफॉर्मल एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? अ, देखिए, एजुकेटम का अर्थ होता है, पहले तो सही ऑप्शन तो खैर इसमें ए होगा, लेकिन हम बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। एजुसियर जो होता है, एजुसियर का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे, एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करना। ठीक है, शिक्षित करना। एग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? एग्रेस का मतलब हो जाएगा निकास। और एजुसियर का मतलब हो जाएगा अच्छी शिक्षा। ठीक है, तो तीन चारों ही ऑप्शन समझ लीजिए आप। एजुकेटम का मतलब यहाँ पे फिलहाल पूछा गया प्रशिक्षित करना, यानी कि टू ट्रेन, ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देना में यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है, एडुकेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन किंडरगार्टन की ये क्वेश्चन सीटेट में और बीएड में आपने कई बार देखा होगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ पे फ्रॉबेल इज करेक्ट। फ्रॉबेल जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, फ्रॉबेल किंडरगार्टन सिस्टम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। और गीजू भाई बेटका जो है, ये आप सीटेट में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने जो है बच्चों की कई सारी किताब्स लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं। और यशपाल, प्रोफेसर यशपाल के बारे में मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि इन्होंने शायद एनसीएफ जब आने वाला था तो उसका एक निबंध वगैरह जो है इन्होंने ही शायद प्रतिपादन कुछ किया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इनका भी मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट में आपको आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आगे बढ़ेंगे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु किसके विचारक थे? तो ये थे ग्रीक विचारक, यानी कि यूनान के। ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नहीं है तो आप जान लीजिए, यूनान के थे। तो रोमन, आयरिश ये सब नहीं होगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, यानी कि ग्रीक। इंग्लिश में ग्रीक, हिंदी में यूनानी। तो ये थे आज के कुछ 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के थे, पार्ट बी के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और इससे हमें सारे ऑप्शन से काफी समझ हमें मिली कि जो है क्या कहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चन करेंगे। सो ऐसे करके हम एक सेट 3 दिन में लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को मैं कोशिश करूंगी कि 40 क्वेश्चन रखूं, सो दैट हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए। सो ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, और फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ताकि आपके बाकी ऑप्शंस भी जो है वो तैयार हो जाएं। सो थैंक यू सो मच।